Hello and welcome to my new video. Today we are talking about Indian philosophy. फिलॉसफी पर मैं पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार जो है हम लोग आस्तिक दर्शनों में दर्शन सांख्य दर्शन के बारे में बात करेंगे। सांख्य जो दर्शन है ये एक आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन वो दर्शन है जो वेदों को प्रमाणित मानते हैं और वेदों में आस्था रखते हैं। सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों ही एक दूसरे से परस्पर एक दूसरे को पूरित करते हैं। सांख्य दर्शन एक पूर्णतः सैद्धांतिक दर्शन है और योग उसका एक प्रैक्टिकल दर्शन है। तो सांख्य दर्शन का नाम सांख्य क्यों पड़ा? सांख्य शब्द जो है वो संस्कृत के संख्या शब्द से लिया गया है। इसके साथ साथ में जिसका संख्या बताने के साथ साथ में अर्थ है सम्यक ज्ञान या राइट नॉलेज। सांख्य दर्शन का प्रसिद्ध ग्रंथ है सांख्य कारिका, जिसके रचयिता स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है, जिन्होंने वेदों से उठा करके इसको जनमानस की तक पहुंचाने का कार्य किया है। सांख्य दर्शन बहुत ही पुराना दर्शन है जिसकी प्रमाणिकता प्रत्येक वेदों में मिल जाएगी और महाभारत और गीता में भी सांख्य शब्द का प्रयोग ज्ञान के संदर्भ में किया गया था। अब सांख्य दर्शन है क्या? व्हाट इज सांख्य दर्शन और सांख्य दर्शन क्या कहता है? सांख्य दर्शन इस पूरी सृष्टि को दो तत्वों से मिल करके बना हुआ मानता है। पहला तत्व है पुरुष। ये वो पुरुष नहीं है जो हम लोग मेल या फीमेल में जेंडर में लिखते हैं। ये वो पुरुष है जो जड़ है, जो चैतन्य है परंतु निष्क्रिय है। उसमें चैतन्यता है लेकिन वह स्वयं किसी भी काम को नहीं कर पाता है। दूसरा तत्व है प्रकृति। प्रकृति जो है मिल करके बनी है प्रकृति से। प्रकृति का अर्थ पेड़ पौधे फूल जंतुओं पक्षियों का एक माध्यम से हम ले सकते हैं, परंतु यहाँ पर प्रकृति जो है यह विस्तृत रूप में हमको देखनी है, यानी कि स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है वो प्रकृति के अंतर्गत आता है। यानी प्रकृति में वो भी चीजें हैं जो हमें दिखती हैं और वो चीजें भी प्रकृति के अंतर्गत आती हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। तो दो तत्वों से मिलकर के बना है। पहला है पुरुष जो चैतन्य है परंतु निष्क्रिय है, और दूसरा है प्रकृति जो कि जड़ है परंतु सक्रिय है। और जो हमारी प्रकृति है वो त्रिगुणातीत है या त्रिगुणमयी है, जो तीन गुणों को अपने अंदर धारण किए हुए है, सत रजस और तमस। जब प्रकृति अकेली होती है तब उसमें ये तीनों ही गुण जो होते हैं वो बैलेंस में रहते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक अंधा आदमी है और एक लंगड़ा आदमी है। अंधे को दिखाई नहीं देता है और लंगड़े को दिखाई पड़ता है, परंतु वो चल नहीं सकता है। तो जंगल में आग लगती है तो जो लंगड़ा है वो अंधे के कंधे पर बैठ जाता है और अंधे को रास्ता बताता है। इस तरह से दोनों लोग जंगल को पार कर लेते हैं। अंधा जिसको दिखाई नहीं पड़ता है परंतु वह चल सकता है, और पुरुष और प्रकृति के उदाहरण के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। अब पुरुष और प्रकृति जब मिलते हैं तब उससे 23 तत्वों का निर्माण होता है। सांख्य दर्शन का नाम सांख्य इसलिए पड़ा है क्योंकि वह तत्वों की निर्धारित संख्या को बताता है। तत्वों की संख्या है इसमें 25, जिसको मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइड का आप पिक्चर को देखते हैं आपको कंप्लीटली सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तब विकास
विकास होता है बुद्धि का। बुद्धि यानी कि इंटेलेक्ट यानी कि महत। बुद्धि के बाद में विकास होता है अहंकार का। अहंकार जो है जिसको हम कहेंगे ईगो। जब हमारी प्रकृति में 3 गुण हैं, यानी वो प्रकृति हमारी त्रिगुणातीत है, यानी कि सत, रजस और तमस, तो अहंकार भी 3 तरह का हो गया सत, रजस और तमस। अब जो सत है, सत अहंकार, उससे बनती हैं कुल मिलाकर के 11 चीजें। पहला है हमारा मन, दूसरा है हमारी इंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन्स, जो सबको पता है कि आंखें के कान, नाक, मुंह और त्वचा, और बनती हैं हमारी कामेंद्रियां। कामेंद्रियां मतलब जिससे हम काम करते हैं, हमारे हाथ, पैर, मुंह और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेक्स ऑर्गन्स, ये हैं हमारी कामेंद्रियां। और फिर जो आता है हमारा रजस, उससे कुछ नहीं, और तमस से बनता है तन मात्राएं, रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श, और बनते हैं पंच महाभूत। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अब इस तरीके से कुल मिलाकर के 23 तत्वों का निर्माण होता है प्रकृति और पुरुष के मेल से, यानी एक प्रकृति और एक पुरुष, यानी 23 + 2 = 25 तत्वों का निर्माण। ये सांख्य दर्शन इन 25 तत्वों के बारे में बात करता है। सांख्य दर्शन आज भी हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूतों से मिलकर के बना हुआ माना जाता है, और ये हमारा शरीर में जो ये पंच महाभूत हैं, ये प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही बने हैं। और जो हमारी पूरी एलोपैथी है वो इन 5 तत्वों को ही हमारे शरीर में जो होता है वो नियंत्रित करने का काम करती है। तो सांख्य जो है वो एक लिखी हुई फिलॉसफी है, मतलब कि एक सैद्धांतिक पक्ष है, और योग उसका जो है वो एक प्रैक्टिकल पक्ष है। इस तरीके से योग और सांख्य एक दूसरे के पूरक हैं। अब सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जैसा कि उन्होंने बताया है कि प्रकृति और पुरुष दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है, तो शिक्षा भी इसी प्रकार की होनी चाहिए जो प्रकृति और पुरुष में विभेद कर सके। और शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए? फिर शिक्षण विधियों में उन्होंने 3 विधाएं बताई हैं, जो है वो है प्रत्यक्ष, प्रमाण और अनुमान और शब्द। इन 3 विधियों से हम लोग विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकते हैं। सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद का भी सिद्धांत दिया गया है, यानी नथिंग कैन प्रोड्यूस नथिंग। जो चीज जहां नहीं है वहां से वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। कार्य कारण का सिद्धांत दिया। परिणामवाद का सिद्धांत जो है वो सांख्य दर्शन ने ही हमको दिया। सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकृति और पुरुष के भेद के बारे में बात करता है। इसके साथ साथ में इसमें शिष्य और गुरु और शिष्य का जो रिलेशन है, या जो उनके बीच में किस तरह का संबंध होना चाहिए, ये एक आदर्शवाद के समान ही इसमें भी है, कि जैसे ही वहां पर गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया था, सांख्य दर्शन में भी गुरु का सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अनुशासन भी गुरुकुल पद्धति उस समय चलती थी। लोग गुरु लोग अपने शिष्यों को गुरुकुल में शिक्षा देते थे। उसी प्रकार से सांख्य दर्शन में भी लिखा गया है। और शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि व्यक्ति को ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों के बीच में विभेद कर सके। और प्रकृतिवादियों की तरीके से इन्होंने भी प्रकृति से ही बहुत कुछ सीखने का और समझने का प्रयास किया है। शिक्षा को प्रकृतिवादियों वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी में जैसे नेचुरलिज्म कहते थे कि शिक्षण की विधियां मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए, उसी प्रकार से सांख्य दर्शन में भी मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया गया है। तो ये है हमारे सांख्य दर्शन की मोटी मोटी आउटलाइंस। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।